नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आखिर गुजरात में क्यों पूरी की पूरी कैबिनेट ने, सभी मंत्रियों ने दे दिया इस्तीफा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए अहमदाबाद। कल तैयार होगी नई कैबिनेट, लेकिन अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ बताएंगे आपको। फिर देखेंगे योगी की बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है। बिहार में क्या वाकई योगी हवा बदल पाए हैं? बिहार में क्यों योगी आदित्यनाथ इतनी डिमांड में है? क्या है योगी का स्ट्राइक रेट? और योगी को देखकर सुनकर क्या बोले बिहार के लोग। साथ ही आपको बताएंगे कल नामांकन का आखिरी दिन, महागठबंधन में क्यों अब तक नहीं हो पाया है सीटों का बंटवारा, और तेज प्रताप ने कहां से कर दिया है नामांकन। तेजस्वी यादव की सामने आ गई है संपत्ति। बात करेंगे अफगान के हाथों पिटा पाक कैसे बौखला गया है और क्यों पाकिस्तान के मंत्री भारत पर हमले कराने का आरोप लगाने लगे हैं। और आखिर में बात करेंगे एक दहला देने वाली खबर की, 24 किन्नरों ने एक साथ आकर क्यों पी लिया जहर। किन्नरों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और जहर पीने के बाद क्या हुआ, यह भी आपको दिखाएंगे। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों ने दे दिया इस्तीफा। कल नई कैबिनेट की शपथ, 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बिहार चुनाव में सीएम योगी की धुआंधार रैलियां, दानापुर और सहरसा में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग विकास बनाम बुरके की राजनीति करते हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी के सभी सीएम शामिल। स्मृति ईरानी, पवन सिंह, मनोज तिवारी भी करेंगे प्रचार। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। 24 सीटों की मांग पर अड़े मुकेश सहनी। आज 3 बार टाला प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश को 13,000 करोड़ की सौगात दी है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना की। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी साथ दिखे। लखनऊ में सिंधी समाज के संत चांडूराम साहिब की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। सीएम योगी ने भी दी श्रद्धांजलि। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग, तीसरी बार फायरिंग का वीडियो सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अटॉर्नी जनरल ने आरोपी राकेश पर अवमानना केस चलाने की मंजूरी दी। पंजाब के रोपड़ से डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार। सीबीआई ने 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। हरियाणा के रोहतक में एसआई संदीप लाठर का अंतिम संस्कार हुआ। एसआई की पत्नी को नौकरी देगी सरकार, बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी। छत्तीसगढ़ में आज 170 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 2 दिन के अंदर 258 नक्सलियों ने डाले हथियार। अमित शाह बोले 2026 तक देश से खत्म होगा नक्सलवाद। इंदौर में किन्नरों के 2 गुटों के बीच विवाद बढ़ गया है। जहर पीने के बाद 24 किन्नर अस्पताल में भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कल और परसों होगा एनडीटीवी वर्ल्ड समिट का आयोजन। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत पहुंचे। श्रीलंका की पीएम हरिणी अमर सूर्या भी दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह, उससे पहले आपको बताऊं गुजरात के सभी मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच आज आंध्र प्रदेश में थे। आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पीएम मोदी पहुंचे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में थे। दूसरी तरफ गुजरात से बड़ी खबर आई। गुजरात से बड़ी खबर यह है कि गुजरात
में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। भूपेंद्र भाई पटेल की पूरी टीम ने, इसमें 16 मंत्री थे, सभी ने आज इस्तीफा दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ गुजरात में कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया? इस दरमियान अगली तस्वीर देखिए, खुद जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अहमदाबाद पहुंचे हैं। अब से कुछ वक्त पहले की तस्वीर है, अहमदाबाद लैंड हुए। दिन बाद बिहार में चुनाव हैं, फिर अचानक क्या हुआ कि गुजरात में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। सरकार में न पहले कोई संकट की खबर थी, न किसी तरह की फूट की जानकारी सामने आई, फिर एक एक कर सारे मंत्री क्यों इस्तीफा देने लगे? गुजरात में 3 साल पहले प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई थी, यानी सरकार का कार्यकाल अभी 2 साल बचा था। फिर ऐसे क्या हालात बने कि मंत्रियों को पद और कुर्सी छोड़नी पड़ी? अहमदाबाद से दिल्ली तक अचानक हलचल मची है। बड़े बड़े मंत्री और बीजेपी नेता गुजरात पहुंच गए हैं। आखिर गुजरात में क्या होने वाला है? और आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या होने वाला है गुजरात में, क्यों सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए जरा, दरअसल गुजरात कैबिनेट में सीएम समेत कुल 17 मंत्री हैं और सीएम को छोड़कर सभी ने इस्तीफा दे दिया है। कल नया मंत्रिमंडल बनेगा, यानी नए मंत्री शपथ लेंगे। इस फेरबदल को 2027 में होने वाले चुनाव से जोड़ा जा रहा है। सत्ता विरोधी लहर से निपटने का यह बड़ा तरीका है। इस तरह के फैसले से मोदी विरोधियों को भी चौंकाते हैं और यह संदेश देते हैं कि जनता खुश नहीं तो बदलाव किया है, यानी सत्ता जनता के हित से बढ़कर बिल्कुल नहीं है। यह भी मैसेज है। 2 साल बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बदलाव से सत्ता विरोधी लहर कम हो सकती है। दूसरी चीज, खबर है कि ज्यादातर मंत्रियों से आलाकमान खुश नहीं है। पार्टी मौजूदा मंत्रियों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। दावा है कि कई मंत्री संगठन के काम से दूर होने लगे थे। बीजेपी को लगता है कई पुराने नेता साइडलाइन हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें मौका देने के लिए बदलाव हो सकता है। बीजेपी शुरू से पंचायत और निकाय चुनाव पर जोर देती है। विधानसभा और लोकसभा की जमीन इन्हीं चुनाव से बनती है और गुजरात में कई बड़े शहरों में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। गुजरात के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को कोई नुकसान ना हो, वो ये चाहती है, इसलिए अंदरूनी सर्वे कराया और उसके आधार पर यह सर्जरी की जा रही है। सुनिए जरा केजरीवाल लेकिन इस पर निशाना साध रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुजरात की सरकार से कहना चाहता हूं, 1985 में कांग्रेस की सरकार आई थी। उस वक्त उनकी 149 सीट थी 182 में से। उन्हें भी आप ही की तरह अहंकार हो गया और उन्होंने किसानों का दमन करना शुरू कर दिया। 1987 में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के ऊपर इतना बड़ा दमन किया और इसी तरह से उनके आंदोलन को कुचला, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े कि अगली बार 149 सीट वाली कांग्रेस की सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंका। अब भी भारतीय जनता पार्टी के दमन की इंतहा हो गई है गुजरात के अंदर और समय आ गया है जब इस बार गुजरात के लोग बीजेपी की 30 साल पुरानी सरकार को उखाड़ के फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। तो गुजरात से खबर थी। एक और बड़ी खबर आज की योगी आदित्यनाथ से जुड़ी। बिहार में बुलडोजर बाबा आज पहुंचे। योगी आदित्यनाथ पटना लैंड हुए। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी की आज बिहार में एंट्री हुई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज बिहार में थे और उम्मीदवार संजय गुप्ता के लिए कैंपेन कर रहे थे। लेकिन एक तरफ प्रचार चल रहा है, दूसरी तरफ बिहार में बिरयानी की लूट शुरू हो गई। ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं में बिरयानी पर लूट शुरू हो गई। एक दूसरे पर टूट पड़े, बिरयानी पर टूट पड़े। आप देख रहे हैं ओवैसी
कि एमआईएम के कार्यक्रम में बिरयानी की लूट है, जिसके हाथ में जितना पैकेट वो लेकर जा रहा है, किसी के हाथ में 1, किसी के हाथ में 4, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। बिरयानी की वजह से मारपीट शुरू हो गई, खींचतान शुरू हो गई, एक दूसरे के कपड़े खींचने लगे। दूसरी तरफ जिन्हें टिकट नहीं मिला वो फूट फूट कर रो रहे हैं। चिराग पासवान के नेता जिन्हें टिकट कट गया तो रोने लगे। ये मेरे बस में अब नहीं है। अब मैं संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूं। आप सभी साथियों को भी कहना चाहता हूं कि इतने दिन में मुझसे जो गलती हुई होगी उसके लिए सब लोग मुझको क्षमा करेंगे। अब मैं आप लोगों को सेवा देने में नहीं सक्षम हूं। मैं परेशान हो गया हूं इस टिकट वाली व्यवस्था से। मैंने बार बार सब लोगों पर भरोसा किया, सभी पर भरोसा किया, निर्दलीय चुनाव लड़के देखा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप तमाम सर्वदलीय कार्यकर्ता से जो हाल मेरा है वही हाल सबका होगा, हो भी रहा है। किसी का कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग केवल चुनाव देख रहे हैं नेताजी को टिकट नहीं मिला तो रो रहे हैं, रोकर वीडियो बना रहे हैं कार्यकर्ताओं के लिए। तो ये एलजेपी के नेता है, एक और नेता या फिर जो जेडीयू की नेता है, उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो भी रो पड़ी। जिस दिन बक्सा बंद हो जाएगा उसके बाद फिर आपसे 20% कमीशन और 25% कमीशन, 30% कमीशन वसूला जाएगा। ये आप देख रहे हैं कुसुम देवी का बेटा रोने लगा। दूसरी तरफ इस रोने पीटने के बीच योगी आदित्यनाथ बिहार में 2 जगह कैंपेन कर रहे थे, दानापुर और सहरसा में थे योगी। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। वहां से पापियों का अंकोटा एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। शुरू हुआ बाबा का तूफानी प्रचार और योगी योगी कहने लगा बिहार। दानापुर से सहरसा तक हर ओर योगी योगी का नारा गूंज रहा है। माफिया से लेकर बुरके वाली सियासत तक हर मुद्दे पर योगी ने तीर चलाए तो हर ओर से सवाल उठने लगे, क्या योगी के आते ही बिहार की हवा बदलने लगी है? सीएम हमको चाहिए बुलडोजर बाबा ने। आप मान के चले के आए तो इतना हमारा दिल खुश हुआ, इतना हमारा दिल खुश हुआ कि खोचे हम बताएं सर। थोड़ा जैसे कि कहते दिए कि उनकारा नहीं है सीएम बिहार में कोनो है ये नहीं है। जब राम लक्ष्मण जीत के आए हैं बनवास से, वैसा है ये लोग तीनों जीतेंगे। योगी बाबा जैसे बुलडोजर बाबा जैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ गुंडा राज है। सिर्फ गुंडा राज बिल्कुल सुधरना चाहिए यहाँ। और बिहार में 200 प्लस आ रहा है सीट बीजेपी का। इस बार माहौल तो इस बार गर्दा है, इस बार तो कोई रोक ही नहीं सकता है। एनडीए का सरकार बनना निश्चिंत है। क्या बदलाव होगा? ऐसे ही तो मोदी जी और नीतीश जी और योगी जी के यहाँ देन है कि सब लोग आज महिला हम लोग यहाँ पर हैं, नहीं तो घर में से निकलने से भी हम लोग को डर लगता था। पहले से है और हवा बहुत तेज है और कुछ दिनों के बाद ये हवा तूफान में बदलेगा और जितना भी विरोधी लोग हैं ना उनको उखाड़ के फेंक देगा। बिहार में योगी ने अभी तो सिर्फ 2 सीटों पर ही दम दिखाया है, लेकिन उनके प्रचार में उमड़ी भीड़ और उत्साह को देखकर एनडीए का हर उम्मीदवार गदगद है और मांग करने लगे हैं कि योगी हमारी सीट पर भी भरे हुंकार, जिससे तय हो जाए विपक्षियों की हार। देखिए जरा, योगी बिहार में थे और बिहार में किस किस पर निशाना लगा रहे थे। योगी ने यूपी मॉडल से बिहार भी बदमाशों को डराया है। बिहार में कहा यूपी में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। आरजेडी के सहयोगी यूपी में अराजकता फैलाते थे, नाम लिए बिना योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा
और कहा यूपी में आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने माफिया अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली है और उस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं। 15 साल तक बिहार का जंगल राज, परिवारवाद कौन नहीं जानता। विकास के नाम पर बिहार में कैसे अराजकता फैलाई गई। योगी ने कहा आध्यात्मिक और ज्ञान की धरती पर यह सब हुआ। रोजगार विकास पर खर्च होने वाला पैसा चारा घोटाले में लग गया। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया है। विकास और बुर्के की शरारत पर भी सवाल किया। विकास को रोकने के लिए आरजेडी कांग्रेस शरारत में लगे। बुर्के को लेकर विपक्षी गठबंधन ने नई बहस शुरू कर दी है। कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियां फर्जी मतदान कराना चाहती हैं। क्या वो चेहरा नहीं दिखाएंगे और फर्जी वोट डलवाएंगे? क्या घुसपैठियों को बिहार में वोटिंग का अधिकार मिले? क्या बिहार के मतदाताओं के हक में डकैती की छूट मिले और बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान करने दिया जाए? सुनिए जरा, योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर बिहार से गरजे। उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए, सबके आवास। स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, वह बिहार कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं और बिहार के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। और आइए आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ आज बिहार में थे। बिहार चुनाव के प्रचार में सबसे ज्यादा मांग अगर किसी की है तो सीएम योगी की है। एनडीए के प्रत्याशी चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आए और उनके लिए रैली करें, जनसभाएं करें। पहले जानकारी आई कि योगी बिहार में 20 चुनावी रैली करेंगे। अब खबर यह 5 और बढ़ गई है, 25 जनसभा योगी की हो सकती हैं। योगी 100 से 150 विधानसभा सीटों तक असर डाल सकते हैं। मुस्लिम बहुल सीमांचल में योगी सबसे ज्यादा रैली करने वाले हैं। बीजेपी योगी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। योगी की रैली से महाकुंभ की सफलता को भी भुनाया जाएगा। महाकुंभ में भारी संख्या में लोग बिहार से आए। उनकी फायर ब्रांड हिंदुत्व छवि से हिंदू मतदाताओं पर नजर है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा योगी रैली करेंगे। 2020 में बीजेपी ने 24 में 8 जीती थी। ओवैसी ने यहां से 5 सीटें जीती थी सीमांचल से और जेडीयू ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 4, लेफ्ट और आरजेडी को 1-1 सीट मिली थी। इस बार प्रशांत किशोर भी सीमांचल पर ही फोकस कर रहे हैं, यानी सीमांचल में इस बार मुकाबला और रोमांचक होने वाला है। इसलिए योगी के चुनावी प्रचार से टक्कर जोरदार हो सकती है। बीजेपी ने 21 सीटों पर राजपूत उम्मीदवार उतारे हैं। टिकट बंटवारे से कई जगह समर्थकों में नाराजगी है। योगी के प्रचार में उतरने से नाराजगी दूर हो सकती है। बीजेपी गैर यादव पिछड़ी जातियों को भी साधना चाहती है। 2022 में यूपी विधानसभा में बीजेपी ने यह मॉडल अपनाया और योगी की अगुवाई में बड़ी जीत हासिल की थी। योगी की डिमांड बेवजह नहीं है। योगी की डिमांड के पीछे वजह है उनका स्ट्राइक रेट। योगी आदित्यनाथ ने अब तक चुनाव प्रचार के दौरान जो रैलियां की हैं, कैंपेन किए हैं, उसमें उन्होंने जमकर चौके और छक्के लगाए हैं। देखिए कैसे, इस तरह से यह योगी का स्ट्राइक रेट है। देखिए योगी महाराष्ट्र गए, 23 जगहों पर 23 सीटों पर प्रचार किया, 23 में से 21 जीती, 92% का स्ट्राइक रेट योगी का रहा। दिल्ली में योगी ने 14 सीटों पर प्रचार किया, 12 सीट बीजेपी ने जीती, 85% का स्ट्राइक रेट। जम्मू कश्मीर में योगी ने 11 सीटों पर प्रचार किया, 10 सीटें जीती, 90% का स्ट्राइक रेट। हरियाणा में 14 सीटों पर प्रचार किया, 10 जीती, 70% का स्ट्राइक रेट। यह शानदार स्ट्राइक रेट ही वजह है कि ज्यादातर उम्मीदवार कह रहे हैं
कि योगी उनके लिए एक बार उनकी विधानसभा सीट पर आकर प्रचार जरूर करें। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये जोगी जी को पता नहीं है बिहार है, राज कभी दिनकर, विद्यापति कभी, रेणु, ये बिहार गुरु नानक और बुद्ध का है, ये बिहार जेपी लोहिया और मधुलिमे का है, ये बिहार कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू का है, ये बिहार राजेंद्र बाबू और गांधी का है, ये बिहार वाल्मीकि की तपोभूमि है, ये बिहार कर्ण का मगध का राज है, उसको पता होता नहीं है, यूपी नहीं है। वो तो हर प्रदेश में चुनाव में जाते हैं और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि उनको बुलाया जाता है, हर स्टेट में बुलाया जाता है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। जब योगी जी सबसे बुलाकर मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, जाके बिहार में झूठ बोलेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। हम लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्रवादी लीडर है ना, राष्ट्रवादी सोच के 24 कैरेट वाले राष्ट्रवादी हम लोग हैं। तो राष्ट्र, इसी राष्ट्र में बिहार आता है, बिहार भी बाहर है, इसलिए समझ जाएंगे और वहाँ भी सरकार है। किसी पार्टी की निगाह में न राजभर है, न रजवार है, न प्रजापति है, न पाल है, न गोंड है, न कुम्हार है, न लोहार है, न विश्वकर्मा है। ये तमाम जातियां जो पिछड़ी हैं, इन लोगों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो अब हमारा विचार है कि इन्हीं लोगों को गिनती कराना हमारा उद्देश्य। योगी आदित्यनाथ ने आज एक और अटैक किया कि कैसे विरोधी दल महागठबंधन के नेता बिहार में फिर से बुरके में वोट को लेकर शरारत कर रहे हैं। अब इस पर देखिए जरा चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है। बुरका या चेहरा ढककर आने वाली महिलाओं के लिए नई व्यवस्था है। मतदान में बुरका नशी महिलाओं की पहले पहचान होगी, पहचान के बाद ही वो वोट डालने की उन्हें मंजूरी दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुरका नशी महिलाओं की चेकिंग होगी। इसके लिए क्या किया है इलेक्शन कमीशन ने कि आंगनबाड़ी में जो महिला कार्यकर्ता होती हैं वो हर बूथ पर अब रहेंगी। 90,000 से ज्यादा बूथ पर कार्यकर्ता तैनात कर दी गई। बिहार चुनाव से हम इस व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह कहा है आगे सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसे लागू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा यह निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ है। सिर्फ बुरके वाली महिलाओं की जांच मंजूर नहीं है, यह खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। यह आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता पर सवाल है, इसलिए आयोग अपने आदेश को वापस ले। आरजेडी ने कहा चुनाव आयोग का फैसला राजनीतिक साजिश है। जब हाल में वोटर लिस्ट का संशोधन किया गया तो फिर पहचान तो बड़ी समस्या होनी ही नहीं चाहिए। फिर बुर्का हटाकर पहचान का फरमान क्यों? कुछ लोग नफरत फैलाने वाले समाज को बांटना चाहते हैं नफरत फैलाकर। बीजेपी ने कहा हमने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था बुर्का पहनने वाली महिलाओं और बाकी मतदाताओं की जांच हो, मतदाताओं के चेहरे का वोटर आईडी से मिलान किया जाए ताकि असली मतदाता ही वोट का इस्तेमाल कर सके। तो यह बुरके पर बवाल शुरू हुआ, लेकिन इस बीच अखिलेश की एक नेता की तस्वीर सामने आई। तस्वीर वायरल है, देखिए जरा। इकरा हसन जो कि अखिलेश की सांसद हैं, इकरा हसन का एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने एक सभा के दौरान एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं अखिलेश की सांसद। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो। कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। आइए अब आपको लिए चलता हूं बिहार के चुनाव में आखिर क्या हो रहा है, क्यों सिर्फ उठौल हो रही, क्योंकि महागठबंधन की लिस्ट नहीं आई अभी तक। 7 घंटे बाकी हैं महागठबंधन में, लेकिन खेला चल रहा है। देखिए जरा अलग अलग तस्वीरें। कांग्रेस की ना सीटों का बंटवारा हुआ है, ना मुकेश साहनी की वीआईपी और ना
तेजस्वी यादव कितनी सीटों पर लड़ रही आरजेडी ये साफ हुआ। लेकिन सोचिए, कल नामांकन की आखिरी तारीख है, अब तक इनकी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कब सीटों का बंटवारा होगा, कब उम्मीदवारों को पता चलेगा वो चुनाव लड़ रहे हैं और कब वो नामांकन करेंगे, कल आखिरी तारीख है। अगली तस्वीर देखिए, अभी क्या कर रहे हैं कार्यकर्ता। ये देख रहे हैं पटना एयरपोर्ट की तस्वीर। कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट की वजह से आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को पीटने लगे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ मुकेश सहनी की पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और बड़ी बात यह कि इन पार्टियों में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। कार्यकर्ता परेशान है, उन्हें पता नहीं टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। नामांकन की तारीख निकली जा रही है। अगली तस्वीर देखिए, यहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बेगूसराय में आपस में भिड़ गए, लाठियां चलाने लगे एक दूसरे पर। पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। और देखिए, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उसके बाद एक तस्वीर आई कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए। सीटों का बंटवारा नहीं हुआ अब तक। कांग्रेस के लिए भी बड़ी टेंशन है कि सिर्फ नामांकन के लिए 7 घंटे का वक्त बचा है पहले चरण के। दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहां पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। महागठबंधन की पहली लिस्ट का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। अब नामांकन में महज 7 घंटे बचे हैं, लेकिन सीटों को लेकर मारामारी खत्म नहीं हो पाई है। इस चक्कर में पटना में एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए तो मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही मारपीट की नौबत आ गई। सवाल यह है, क्या कल आखिरी दिन महागठबंधन की तरफ से सारे उम्मीदवार अपना पर्चा भर सकेंगे या नहीं? अब देखिए जरा, महागठबंधन की लड़ाई 243 सीटों पर खींचतान हो रही है। कौन कितनी सीटें लेगा, ये रस्साकशी चल रही है। 243 में से यही सारी लड़ाई है। बिहार चुनाव में पहले फेज के नामांकन का कल आखिरी दिन है। नामांकन के आखिरी वक्त तक महागठबंधन में सीटों पर मारामारी। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर है। सूत्रों के मुताबिक राहुल खड़गे ने लालू से बात की। सीट शेयरिंग विवाद पर राहुल ने लालू से चर्चा की है। मुकेश सहनी विवाद पर गठबंधन में बात हुई है। मुकेश सहनी ने राहुल गांधी से संपर्क किया था। सहनी सीट बंटवारे को लेकर नाराज हैं। मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी आज, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम बार बार बदल दिया। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। दावा यह है कि 24 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। तेजस्वी यादव इन्हें सिर्फ 15 सीट देना चाहते हैं। विवाद के बाद राहुल को डैमेज कंट्रोल में उतरना पड़ा, लेकिन सीटों को लेकर आधिकारिक ऐलान में काफी देर हो गई। इस वजह से महागठबंधन की लिस्ट आने में देर हुई है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन अब उम्मीदवारों को पर्चा भरना होगा, यानी कल आखिरी दिन है। लिस्ट में देरी से उम्मीदवारों में भी असमंजस की स्थिति है। कुछ उम्मीदवारों ने सिंबल मिलने के बाद पर्चा भर दिया है। ये इसलिए हालात हैं क्योंकि कितना इंतजार करें, सुनिए जरा सियासतदानों को। मुकेश सहनी जी का जो सम्मान एनडीए में था और आज जिस तरह से उनको डगरा का बैगन बना करके फेंकने का प्रयास किया जा रहा है, मुकेश सहनी का भी अपना एक सम्मान है, इज्जत है। सहनी समाज अगर मुकेश सहनी का इस तरह का अगर अपमान करेगी तो हमें लगता है कि मुकेश सहनी जी को भी कहीं न कहीं ठेस पहुंचा। उन्हें क्या दिक्कत है, वो अपने घर को देखें, हमारे यहाँ ताक झांक क्यों कर रहे हैं? सिंबल बंट रहे हैं, बहुत जल्दी सब कुछ सारी स्थिति आपके सामने होगी। बहुत स्पष्ट है कि एक और महागठबंधन में राजद और कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। वहां जूते चप्पल मारपीट कपड़े फाड़ने का काम हो रहा है। टिकटें बट नहीं पा रही हैं, उम्मीदवार घोषित नहीं हो पा रहे। दूसरी ओर जनसुराज के सेनापति फील्ड छोड़ के चले गए। तो आप समझ लीजिए चुनाव एक तरफा है। एनडीए की मोदी जी नीतीश कुमार जी की सरकार बनने वाली है। सिंबल बांटने का हर एक दल को अधिकार है।
लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि न नेता तय है न नीति तय है, तो आखिर और जो विपक्ष के नेता हैं उसको नामांकन के लिए भी अभिभावक चाहिए। इसका मतलब स्वतंत्र हैसियत नहीं है। एनडीए का कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए में हर ओर विद्रोह है। हमारे गठबंधन में सब ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब स्मूथली हो रहा है। खींचतान की खबरों के बीच खबर यह है कि मुकेश साहनी मान गए हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है सीटों को लेकर जो लड़ाई थी, 24 सीट मांग रहे थे, 15 सीट पर देने की तैयारी थी। कांग्रेस और आरजेडी की सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे थे। अब लगभग माना जा रहा है कि मुकेश साहनी की नाराजगी दूर हो गई है। उनको मनाने में दीपांकर भट्टाचार्य ने अहम भूमिका निभाई है। राहुल गांधी ने भी लालू यादव से बात की थी। कुछ देर बाद महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आ सकता है। आज रात तक ही तस्वीर साफ हो जाएगी। और इस बीच कल 2 बड़े नॉमिनेशन हुए। एक पूर्व डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव और एक डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। दोनों ही नेताओं ने अपने हलफनामे भी दाखिल किए और हलफनामे से सीएम, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम की संपत्ति उजागर हुई। और आइए आपको बताऊं कि आखिर इधर तेजस्वी हैं, जो राघोपुर सीट से नामांकन किया है तेजस्वी ने। करीब 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति तेजस्वी की है। उनके पास कई आलीशान और महंगी चीजें। तेजस्वी और उनकी पत्नी के पास 50 तोला सोना है। तेजस्वी के पास 20 ग्राम सोना है और उनकी पत्नी के पास 480 ग्राम सोना है। साथ ही 2 किलोग्राम चांदी भी है उनके पास। पत्नी राजश्री के पास 1 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति है। तेजस्वी पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए का कर्ज भी है। तेजस्वी की पत्नी पर कोई बकाया नहीं है। तेजस्वी के पास इटली की बनी एक पिस्टल भी है। 1 लाख रुपए के जिंदा कारतूस भी तेजस्वी के पास है, 50 जिंदा कारतूस। अब देखिए डिप्टी सीएम जो है लखीसराय सीट से उन्होंने पर्चा भरा है विजय सिन्हा ने। विजय सिन्हा के पास 1 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति है। पत्नी के पास 2 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति है। विजय सिन्हा के पास 45 लाख से अधिक के शेयर हैं। करीब 10 लाख रुपए का 90 ग्राम सोना है। पत्नी के पास 50 ग्राम सोना है। करीब 24 लाख की एसयूवी कार है। विजय सिन्हा पर 28 लाख से ज्यादा का कर्ज है। उनकी पत्नी पर 54 लाख से ज्यादा का लोन है। विजय सिन्हा पर इनकम टैक्स का पेंडिंग मामला भी है। विजय सिन्हा के पास राइफल और रिवॉल्वर भी है। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाऊं। तेजस्वी के खिलाफ जो कैंडिडेट राघोपुर से बीजेपी ने उतारा है, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। चुनाव प्रचार से पहले पूजा अर्चना की, नॉमिनेशन फाइल करने से पहले। इनका नाम है सतीश कुमार। सतीश कुमार तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। श्योर हराएंगे और जनता हराएगी, इसलिए कि जनता तेजस्वी के खिलाफ है। जब उन्हें मौका मिला, 10 वर्षों से वो विधायक हैं, जब उन्हें मौका मिला तो न बाढ़ में आते हैं, न कटाव में आते हैं, न अगलग्गी में आते हैं। और जो नीतीश कुमार जी ने मेरिन ड्राइव बनाया है, उस पर डांस सीखने का काम करते हैं, डांस करने का काम करते हैं। जनता की सेवा से उन्हें मतलब नहीं है। बिहार में आज कुछ और बड़े नॉमिनेशन हुए। कुछ बड़े चेहरों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं। तो बिहार में आज दिग्गजों ने नामांकन किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तारापुर सीट से पर्चा भरा है। 15 साल बाद वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2010 में परबत्ता सीट से चुनाव जीते थे। वैसे तारापुर सम्राट के लिए सेफ सीट है। यहां से उनके पिता और मां भी चुनाव जीत चुके हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने महुआ से पर्चा भरा। यहां उनका मुकाबला आरजेडी और चिराग के उम्मीदवार से होगा। ओवैसी की पार्टी ने भी यहां अपना उम्मीदवार उतारा है। तेज प्रताप का इस सीट पर कड़ा मुकाबला होना तय है। वहीं पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने भी आज पर्चा भरा है। रामकृपाल अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम योगी की मौजूदगी में रामकृपाल ने पर्चा भरा। कभी लालू के खास रहे रामकृपाल आरजेडी और बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। दानापुर सीट पर उनका मुकाबला रीतलाल यादव से होगा, जिन्होंने जेल से आकर पर्चा भरा है।
आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जिन्होंने नॉमिनेशन किया। एनडीए यहां मजबूती के साथ कमल हो, तीर हो, हेलीकॉप्टर हो, सिलेंडर हो, सारे पांचों दल के उम्मीदवार जहां होंगे वही हमारा कमल है। और भगवान के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद चाहिए जो बिहार में नई सरकार एनडीए की बनाएगा। ऐसे शुभ मौके पे जबकि नॉमिनेशन करना था तो हम अपनी दादी को ही लेकर के आ गए अपने साथ। जो काम करेगा वही महुआ वासियों के दिल में रहेगा, जो विकास करेगा वही महुआ वासियों के दिल में रहेगा। मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दायित्व सौंपा है हमारे ऊपर यहाँ से चुनाव लड़ करके, और मुझे पूरा भरोसा है पुनः भी आशीर्वाद इस बार दानापुर की जनता मुझे देगी। पिताजी के आशीर्वाद लिया है, जिनकी कर्मभूमि में इतना दिन काम किए हैं, उन्हीं के कर्मभूमि से फिर से आशीर्वाद उनका लेकर फिर से बांकीपुर की सेवा करने का संकल्प लिया। कुछ और चेहरे जिनके पर तस्वीर साफ हो गई है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, उसमें देखिए पहला नाम खेसारी। खेसारी को लेकर अटकलें और चर्चा थी। आज की तस्वीर है, टिकट मिला है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। खेसारी को आरजेडी से टिकट मिला है और तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ आरजेडी से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को भी टिकट मिला है। ये आप देख रहे हैं सिंबल बांटते हुए लालू यादव, उनके साथ तेजस्वी यादव खड़े हुए, और जो नीले कुर्ते में आपको दिख रहे हैं शहाबुद्दीन के सुपुत्र हैं, उसामा नाम है इनका। ये भी चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। दूसरी तरफ अनंत सिंह के खिलाफ सूरज भान, एक और बाहुबली चुनाव मैदान में है। सूरज भान की पत्नी को टिकट दे दिया है आरजेडी ने। अनंत सिंह जेडीयू से पर्चा भर चुके हैं और आरजेडी सूरज भान की पत्नी को चुनाव मैदान में उतार रही है, क्योंकि सूरज भान को सजा हो चुकी है, वो चुनाव लड़ नहीं सकते, इसलिए वो अपनी पत्नी को मैदान में उतार रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी ने एक और शख्स को टिकट दिया है, रीतलाल, जो जेल में थे, अभी सीधे जेल से पहुंचे नामांकन करने के लिए। देखिए जेल वैन से उतर रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद वकील सवाल है। भाई साहब सामने से आके तो रीतलाल सीधे जेल से पहुंचे थे नॉमिनेशन फाइल करने। अब देखिए जरा कौन कौन से चेहरे हैं इस लिस्ट में। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा को टिकट दिया गया है। आरजेडी ने चंदा को छपरा सीट से उम्मीदवार बनाया है। छपरा सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी से होगा। अगला नाम है मोकामा सीट पर दो बाहुबलियों के बीच मुकाबला है। जेडीयू के अनंत का मुकाबला सूरज भान की पत्नी वीणा देवी से। वीणा देवी को लालू ने पार्टी सिंबल दिया। सूरज भान ने पशुपति पारस की पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दिया। कल देर रात तेजस्वी से सूरज भान ने मुलाकात की थी। अगला नाम शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को टिकट पर विवाद हो गया है। सीवान की रघुनाथपुर सीट से उसामा को आरजेडी ने टिकट दिया है। 2024 में उसामा जेल से बाहर निकला था। जमीन विवाद, वसूली और फायरिंग सहित कई केस दर्ज हैं। राजस्थान से लेकर बिहार पुलिस तक गिरफ्तार कर चुकी है। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट पर एनडीए ने तेजस्वी को घेरा है। आइए इस पर अब सियासत भी खूब हो रही है, सुनिए सियासतदारों। लालू जी, राष्ट्राध्यक्ष जी से इन्होंने आशीर्वाद लिया है और ये आज पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में हम लोगों की भाभी भी यहाँ उपस्थित है, ये भी पार्टी की सदस्यता जो है ले रहे हैं। आज आप सब लोग बदलाव चाहते हैं, मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरा बिहार बदलाव चाहता है और उस बदलाव में एक मेरा भी योगदान हो, इसीलिए इस बदलाव के साथ मैं भी जुड़ना है। देखिए जैसा इन्होंने कहा कि कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। सिवान के बहुत चर्चित
स्वर्गीय शहाबुद्दीन के बेटे को लड़वाया जा रहा है। निर्णय हो गया है, घोषणा नहीं हो रही, लेकिन निर्णय पक्का ऐसा सुनने में आया है। बिहार में उसी खौफ को लाना चाहते हैं। जब शहाबुद्दीन साहब के ऊपर पूरा लालू प्रसाद का हाथ होता था तो सिवान में क्या पत्रकार, क्या आम आदमी घुसना मुश्किल था, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी मारे जाते थे। तो तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं अपने नामांकन के बाद हमें नया बिहार बनाना है, तो नया बिहार कैसे बनाना है? ऐसी शक्ल के साथ। देख लीजिए, इसी टाइप के एलिमेंट के साथ 15 साल जिसको जंगल राज कहते हैं, इस सब के सिंबल थे ये लोग। इसी वजह से कितने लोग बिहार छोड़ के भाग गए। पूरे देश और दुनिया में बिहारियों का जो अपमान हुआ, बिहारी बोलने में शर्म लगा, यही सब लोग न थे। तो इस पार्टी का कल्चर कहाँ बदला? वही लोग हैं। उसे ही बोलते हैं कि बिहार में परिस्थिति बदलेंगे, सुधार करेंगे। इस टाइप के लोग अगर राजनीति में आते हैं, उनको टिकट मिलता है, तो सोच लीजिए कैसा सुशासन इस बिहार में देंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको जंग के मैदान में लिए चलते हैं। चुनावी जंग के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पिटवाया। देखिए जरा पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्यों वो कह रहा है कि अफगानिस्तान जो उस पर अटैक कर रहा है उसके पीछे भारत है। और ये कौन कह रहा है? 2 दिन से ज्यादा अफगानिस्तान से पिटा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपनी पिटाई के पीछे भारत का हाथ दिख रहा है। शाहबाज सरकार को लगता है कि भारत ने उसकी पिटाई करवाई है, इसलिए बाकायदा पाक के रक्षा मंत्री का बयान आया। ख्वाजा आसिफ ने हिंदुस्तान पर पिटाई का ठीकरा फोड़ दिया है। कहा भारत के लिए पाकिस्तान से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है अफगानिस्तान। यानी पाक को लगता है कि भारत के कहने पर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान के कई फैसलों के पीछे दिल्ली का हाथ है, यह पाक कह रहा है। तालिबान के कुछ कदम भारत के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह बयान उस वक्त दिया जब अफगानी विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी भारत दौरे पर। भारत अफगान रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और पाक से जंग हो रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा इसे 2 फ्रंट वॉर मान रहे हैं, क्योंकि मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाक को धूल चटाई। भारत ने जब धूल चटाई, अब बारी आ गई अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान और टीटीपी पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं। पाक को डर यह है कि भारत अफगान के बीच वो सैंडविच बन गया है। 2 बॉर्डर हैं, एक बॉर्डर से उधर अफगानिस्तान मार रहा है और इस बॉर्डर से भारत मार रहा है। पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा पड़ोसियों को दोष देना पाक की पुरानी आदत है। अफगानी अपने देश को आतंक के स्पॉन्सर पाक से बचा रहे हैं। अफगान की संप्रभुता की रक्षा का भारत ने समर्थन किया है। क्लियर 3 बातें साफ है। पहली, पाक आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकी गतिविधियों को प्रायोजित करता है। दूसरा, अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए अपने पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। तीसरी, पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपने ही क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसके लिए भी ट्रंप कह चुके हैं कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकवाएंगे। शहबाज शरीफ का एक वीडियो बहुत वायरल है जब वो ट्रंप के आगे खड़े होकर ट्रंप की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊं। ये वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने उनका वेलकम किया। पीएम मोदी बैठे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेयर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई। फिर पीएम मोदी ने नोट लिखा। एक ये तस्वीर है। अब एक और तस्वीर आई जिस पर शहबाज शरीफ की जगहसाई हो रही। ट्रंप खड़े हैं, आगे शहबाज बोल रहे हैं और बोलते बोलते शहबाज ट्रंप की इतनी तारीफ कर गए कि ट्रंप भी थोड़ी देर के लिए असहज हो गए। और न सिर्फ ट्रंप असहज हो गए बल्कि आपको बताऊं पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम असहज हो गई। सुनिए जरा शहबाज क्या कह रहे हैं। टुडे अगेन, आज फिर मैं इन महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करता हूं, क्योंकि मैं असल में महसूस करता हूं कि ट्रंप शांति पुरस्कार के लिए बहुत वास्तविक और अद्भुत उम्मीदवार हैं। इन्होंने सिर्फ दक्षिण एशिया में ही शांति नहीं कराई बल्कि लाखों लोगों की जान बचाई है। आज शर्म अल शेख में गाजा में शांति हासिल करने के साथ ही मिडिल ईस्ट में लाखों जानें बचाई हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपके अद्भुत और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए आपको सलाम करता हूं। मुझे लगता है कि इस दौर में आपके जैसे शख्स की बहुत जरूरत है। Today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most
genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you. तो शाहबाज जब तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे तो पीछे जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उनके चेहरे और भाव भंगिमा देखने लायक थी। अब शाहबाज ने इतनी तारीफ कर दी, देखिए सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, लोग तारीफ के लिए क्या क्या लिख रहे हैं। लोग लिख रहे हैं भाई तूने नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है, वो थोड़े पैसे मिल जाते तो। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक और मीम है, लोग क्या लिख रहे हैं, ये बोल रहा है कि नकवी को बोलकर नोबेल प्राइज चुरा लेते हैं, जैसे नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए थे एशिया कप की, वैसे ही। आइए अब आगे बढ़, अब आपको बताऊं, इस बीच एक तरफ आप देख रहे थे शहबाज शरीफ ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तस्वीर में आपको दिखाऊं कि दूसरी तरफ मोदी और ट्रंप है। मोदी ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना है। आखिर ये नौबत क्यों आई और ट्रंप ये बात क्यों कह रहे हैं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ट्रंप को आखिर उनके एक राजदूत ने क्या कहा, अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं मोदी से मिले हैं अमेरिकी राजदूत। अमेरिकी राजदूत ने क्या बातें कही हैं ट्रंप को, जिसके बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने एक बार फिर जमकर पीएम मोदी की तारीफ कर दी है, कहा मोदी मेरे दोस्त हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अमेरिकी राजदूत बनने जा रहे सर्जियो और मोदी से मिले थे। दरअसल सर्जियो की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, सर्जियो ने बताया कि मोदी मुझसे प्यार करते हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। मैंने सालों से भारत को देखा, वहां अक्सर सरकार बदल जाती है, लेकिन मेरे दोस्त मोदी लंबे समय से भारत के प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप बोले मोदी ने मुझे भरोसा दिया है कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वो तुरंत रोक नहीं सकते लेकिन धीरे धीरे प्रक्रिया पूरी करेंगे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत अपनी जनता के हित में फैसला लेता है। मेरी जानकारी में कल पीएम मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है। हालांकि भारत ने अमेरिका से तेल खरीद बढ़ाने का संकेत दिया है। रूस ने भी ट्रंप के दावे को हवा में उड़ाते हुए बड़ा बयान दिया। रूसी राजदूत डेनिस ने कहा कि भारत रूस भरोसेमंद साझेदार है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रूस की किफायती तेल की जरूरत है। ट्रंप के लिए कहा वो मल्टीपोलर दुनिया को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने देखा कि क्या कुछ कह रहे हैं आखिर ट्रंप और ट्रंप को क्या जवाब दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत कितना तेल खरीदता है। देखिए भारत जो है कहां कहां से कितना तेल खरीद रहा है। भारत रूस से 17.8 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदता है, इराक से 9 लाख बैरल प्रतिदिन, सऊदी अरब से 7 लाख बैरल प्रतिदिन और अमेरिका से 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदता है। यानी सबसे ज्यादा तेल भारत रूस से ही खरीद रहा है और उसके बाद इराक से। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है और हिला देने वाली खबर है। 24 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, 24 किन्नर एक साथ बैठे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो जहर पी रहे हैं, फिनाइल पी रहे हैं आत्महत्या करने के लिए।
फिनाइल की बोतल उठाई और मिनटों में उसे गटक गए। किन्नरों का विवाद अब धीरे धीरे जानलेवा होता जा रहा है। अब तक संपत्ति और वर्चस्व की जो लड़ाई थी वो सबको मौत के मुंह में ढकेल रही है। कल अस्पताल के बाहर हंगामा इतना बढ़ गया कि किन्नरों ने पुलिस पर ही धावा बोल दिया। पहले बात सिर्फ दो गुटों के बीच की लड़ाई की थी, लेकिन अब दुष्कर्म का केस भी दर्ज हो चुका है। और अब आपको बताऊं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, क्यों 24 किन्नरों ने एक साथ फिनाइल पी लिया। किन्नरों के दो गुटों में आपसी विवाद चल रहा है। एक गुट की मुखिया पायल गुरु है, दूसरे की सपना गुरु। जहर पायल गुट के किन्नरों ने पिया है। दरअसल पावर और संपत्ति को लेकर दोनों गुटों में विवाद है। इसको लेकर किन्नरों के बीच कई बार झड़प भी हुई। इस विवाद को सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन हुआ था। जांच की जिम्मेदारी डीसीपी ऋषिकेश को दी गई, लेकिन डीसीपी ऋषिकेश मीणा का ट्रांसफर हो गया और उसके बाद से ही जांच आगे नहीं बढ़ी है। 3 महीने बाद भी केस में एसआईटी के हाथ खाली हैं। इसके विरोध में किन्नरों ने थाने का घेराव भी किया था। इस विवाद में 2 कथित पत्रकारों पर भी आरोप लगा है। पत्रकारों पर किन्नरों से रेप का आरोप है, मदद करने के नाम पर धमकी देने का आरोप है। खुद को पत्रकार बताने वाले 2 लोगों ने जबरन पैसे वसूले। किन्नर गुट आरोपियों पर एक्शन की मांग कर रहा था, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो सभी ने एक साथ फिनाइल पी लिया। फिलहाल दूसरे गुट के किन्नर सपा गुरु हिरासत में है। वहीं जिन कथित पत्रकारों पर रेप का आरोप लगा है उनको इंदौर पुलिस अब भी तलाश रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में किन्नर। कलेक्टर साहब को कहती हूँ, उन्होंने बहुत मदद करी है हमारी। कमिश्नर साहब को कह रही हूँ कि आप इन दोनों पे कार्रवाई कीजिए। जैसे मैं बोल रही हूँ अभी भी वो अपने व्हाट्सएप से गलत मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे समाज के अंदर। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तो हम जल के मर जाएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य बचा है अपने इंदौर में, कि अपने इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में परिचय देना पड़ रहा है। उससे अच्छा तो जल के मर जाए और भगवान को अपना नेहा कुंवर 1-2 महीने तक चला। बाद में लोगों को उम्र कैद भी हुई, लेकिन सपना जी हर बार बचती गई, पर अब नहीं बच सकती। सपना जी इस तरह प्रेरित करती रही हमें कि बदवा मजदूर बनाया, कमाई का सारा हिस्सा लेना। राजा हाशमी लौटाना, राजा हाशमी उसका पति है। में रोज प्रताड़ित कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, और हम लोग एकदम तंग आ गए हमारे किन्नर। तो कल किन्नरों ने ये किया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और दिलचस्प खबर आई है। खबर है अंतरिक्ष को बना दिया कबाड़ खाना। किसके लिए कह रहा हूं? दरअसल स्पेस एक्स कंपनी एक के बाद एक बहुत से रॉकेट लॉन्च कर रही है, सैटेलाइट लॉन्च करती है रॉकेट के जरिए जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। इस वक्त सबसे तेजी से सैटेलाइट लॉन्च करने वाली अगर कोई कंपनी है तो स्पेस एक्स है। तो हालत यह हो गई है कि जरूरत से ज्यादा सैटेलाइट अगर अंतरिक्ष में होंगे तो अंतरिक्ष में भी कबाड़ खाना बन जाएगा। आजकल अंतरिक्ष की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है। स्पेस एक्स जैसी कंपनियां हजारों सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं। इसने टीवी, मोबाइल, इंटरनेट जैसी तमाम सुविधाएं भी इससे मिल रही हैं। लेकिन अब यही सैटेलाइट हमारे लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। एक सैटेलाइट की औसत उम्र होती है 5 से 7 साल के आसपास। इसके बाद सिस्टम फेलियर जैसी समस्याओं से सैटेलाइट गिर जाते हैं। पहले जनरेशन के स्टारलिंक सैटेलाइट्स अब अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं। इसलिए हो यह रहा है कि हर दिन 4 से 5 सैटेलाइट धरती पर जानबूझकर गिराए जा रहे हैं। हालांकि ये सैटेलाइट वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इनका कचरा हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही घूमता रहता है। इस कचरे ने ही वैज्ञानिकों की चिंता को और बढ़ा दिया है। कचरा बढ़ने से सैटेलाइट्स के टुकड़ों और रॉकेट के टुकड़ों में टक्कर शुरू हो सकती है। इससे और ज्यादा कचरा पैदा होगा जो चेन रिएक्शन की तरह फैल सकता है, और इसका नतीजा होता है कि अंतरिक्ष का कुछ हिस्सा इस्तेमाल योग्य नहीं रहता है। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में यहां पर कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो सकेगा। मौजूदा वक्त में धरती के चारों ओर करीब 12,000 सैटेलाइट घूम रहे हैं। इनकी संख्या आगे चलकर 40,000 से ज्यादा होने का अनुमान है। लेकिन कचरा बढ़ा तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट की लॉन्चिंग मुश्किल हो जाएगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अच्छी खबर है। सिर्फ 36 मिनट में बाबा केदार के दर्शन होंगे।
केदारनाथ जाने के लिए अभी लंबा सफर तय करना पड़ता है। लगभग 9 घंटे का सफर तय करना होता है केदारनाथ पहुंचने के लिए। अप्रत्याशित मौसम और लंबा समय इसे चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। तो केदारनाथ की यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार भारतमाला योजना के तहत रोपवे बनाने जा रही है। इसे बनाने का जिम्मा अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। केदारनाथ धाम में बनने जा रहे इस रोपवे की लंबाई करीब 13 किलोमीटर होगी। रोपवे से 9 घंटे की जो पैदल यात्रा है वो आने वाले समय में सिर्फ 35 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत सोनप्रयाग से केदारधाम तक रोपवे बनाई जाएगी। हर घंटे 1800 यात्री केदारनाथ की यात्रा कर सकेंगे। ये रोपवे दुनिया की अत्याधुनिक और सुरक्षित तकनीक पर आधारित होगी। रोपवे समय बचाने के साथ ही केदारनाथ की यात्रा को काफी आसान बनाएगा। अभी केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा में गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई करनी पड़ती है। इसके अलावा टट्टू, पालकी और हेलीकॉप्टर के जरिए भी यात्रा होती है, लेकिन इसके लिए यात्रियों को काफी पैसा भी चुकाना होता है। रोपवे बनने से केदारनाथ की यात्रा काफी आसान होगी। यह रोपवे 6 साल में बनकर तैयार होगा और फिर अडानी ग्रुप अगले 29 सालों तक इस रोपवे का परिचालन भी करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।